हाउ मैनी कार्ड्स मस्ट बी पिक्ड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स टू श्योरली गेट 2 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट। हमारे पास जो ताश के पत्ते होते हैं, जो कार्ड्स होते हैं, वो 4 टाइप के होते हैं, क्लब, डायमंड, हार्ट और स्पेड। ठीक है, क्लब, डायमंड, हार्ट और स्पेड। इसमें से हार्ट वाला जो होता है वो भी रेड कलर का होता है, डायमंड भी रेड कलर के होते हैं, क्लब जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, और जो स्पेड होते हैं वो भी ब्लैक कलर के होते हैं। ताश के पत्ते की सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। 13 ये होते हैं, 13 ये होते हैं, 13 ये होते हैं, 13 ये, टोटल जो होते हैं 52 कार्ड्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो वो हमसे ये कह रहा है यहाँ पर कि आपको 2 कार्ड ही निकालने हैं। कितने कार्ड निकालने हैं? 2 ही कार्ड्स निकालने हैं, और जो 2 कार्ड हों वो सेम सूट के हों। सेम सूट का मतलब या तो दोनों ब्लैक हों, या दोनों रेड डायमंड के हों, या दोनों रेड हार्ट के हों, या दोनों ब्लैक दोनों ब्लैक स्पेड के हों। सेम सूट का मतलब है इसमें से हो, इसमें से हो, सिर्फ इसी में से, सिर्फ इसी में से, सिर्फ इसी में से, सिर्फ इसमें से, ये है सेम सूट का मतलब। तो 2 कार्ड सेम सूट के आप कब निकाल सकते हो भाई? एक कार्ड इसमें से निकालना है, एक कार्ड इसमें से निकालना है, एक इसमें से, एक इसमें से। अगर हम 4 कार्ड्स निकालते हैं, ठीक है, अगर हम 4 कार्ड्स निकालते हैं तो एक में मतलब हमने कहा कि हमने 52 में से 4 कार्ड्स निकाल लिए। ठीक, अगर हम 52 में से 4 कार्ड्स निकालते हैं तो चारों अलग अलग भी तो हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से ही 2 हो जाएं, इसमें से 2 हो जाएं, इसमें से 2 हो जाएं, इसमें से। लेकिन वो कह रहा है हाउ मैनी कार्ड मस्ट बी पिक्ड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। मस्ट भी बोला है उसने, ठीक है, मतलब निकालने ही हैं। टू श्योरली गेट 2 कार्ड्स, जो पक्का जो आप निकालो 2 कार्ड्स की, कहने की बात यह है कि आप इसमें से कार्ड्स निकालने हैं और इस तरीके से निकालो कि 2 तो सेम सूट के आने ही आने चाहिए। कुछ भी करो 2 सेम सूट के आ ही जाएं। तो अगर मैं 5 कार्ड निकाल लूँ तो अब अगर वो 5वां कार्ड जो मैं निकालूंगी, 4 तो मैंने निकाल लिया, अगर वो 5वां कार्ड जो मैं निकालती हूँ वो इसका भी हो सकता है, तब भी यहाँ 2 सेम सूट के हो जाएंगे। इसका निकालूंगी तब भी 2 सेम सूट के हो जाएंगे। अगर इसमें से 5वां कार्ड निकाल दूँ तब भी 2 सेम सूट के, और इसमें से निकालती हूँ तब भी 2 सेम सूट के हो जाएंगे। तो मतलब 5 कार्ड्स हमें निकालने ही निकालने पड़ेंगे अगर हमें कोई भी 2 कार्ड सेम सूट के करने हैं तो। ठीक है, तो आंसर इसका 5 होगा। पी ए इतना दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट इतना दिया है, ए इंटरसेक्शन बी इतना दिया है, तो पी ए अपॉन बी हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, तो पी ए पी बी पी ए इंटरसेक्शन बी उसने दे रखा है। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला आप कहीं पर भी अगर यूज़ होता है तो इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे इसने पूछा है हमसे पी ए अपॉन बी पूछा है, तो पी ए अपॉन बी होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक है, पी ए अपॉन बी होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ए इंटरसेक्शन बी उसने दिया है 11/15, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पी बी हमें दिया 8/15, तो आंसर क्या हो जाएगा 11/8। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 11/8। सिंपल यही है, इसमें कुछ करने का है ही नहीं ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉइन इज थ्रोन 6 टाइम्स। एक कॉइन को अगर 6 बार उछाला जाता है तो एन की वैल्यू होगी वहाँ पर 6। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको इस वाले मेथड से करेंगे, बर्नौलीज़ थ्योरम। पी एक्स इज इक्वल्स टू आर एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। ठीक है, अगर हमें ये मेथड, मतलब किसी भी क्वेश्चन को करने के कई मेथड हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर बर्नौलीज़ थ्योरम लगा देते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना। तो वो कह रहा है कि एग्जैक्टली 4 टाइम्स हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो एग्जैक्टली 4 टाइम्स हेड आने की अगर प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, इसका मतलब है आर की वैल्यू 4 दी हुई है, तो पी एक्स इज इक्वल्स टू 4। ठीक, एन का मतलब है कितनी बार उसने उछाला है, तो 6c4। पी और क्यू का मतलब अभी बताऊंगी, यहाँ पर भी पावर 4 लिख दो आर की वैल्यू, और 6 माइनस 4 यहाँ पर लिख दिया, ये मैं लिखूंगी अभी बाद में। ठीक है, पी का मतलब है कि जब आप एक कॉइन उछालते हो या तो हेड आता है या टेल आता है, दोनों में से एक ही चीज़ आ सकती है। तो यहाँ पर हेड के बारे में बात कर रहा है वो कि एग्जैक्टली 4 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो एक बार हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है जब हम एक कॉइन को एक बार उछालते हैं। जब एक कॉइन को एक बार उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल, तो टोटल आउटकम्स 2 हो सकते हैं, और हेड सिर्फ एक ही बार आ सकता है, तो 1/2 हो जाएगी हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो पी जो है हेड आने की प्रोबेबिलिटी ही है ये। क्यू का मतलब होगा हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो हेड आने की या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर इतनी है तो हेड ना आने की मतलब टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी,
हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर दो, हेड आने की प्रोबेबिलिटी यानी 1/2 आएगी और 1/2 ही हमारी टेल आने की प्रोबेबिलिटी। बात तो ये ना, अगर हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा। जब हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी बराबर हो जाएगी टेल आने की प्रोबेबिलिटी। हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्यू की वैल्यू जो होगी हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी मतलब इतना। बस इसको सॉल्व करना है। फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल 1/2 की पावर 4, ये 1/2 की पावर 2 आएगा तो ये 1/2 की पावर 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 ऊपर 5 और 6 बचेगा, 4 तो कैंसिल हो जाएगा 2, ठीक है। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 तक कैंसिल, 2 से गया 3 टाइम्स, 5 दिया 15, 2 की पावर 6 होता है 64, तो 15/64 इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। ये वाला मेथड इसके लिए आसान पड़ेगा, ठीक। इसने कहा एक बैग में 8 तो रेड बॉल्स हैं, ठीक है, और 5 जो हैं वो वाइट बॉल्स हैं। 8 रेड बॉल्स 5 वाइट बॉल्स एक बैग में रखी हुई हैं, यानी एक बैग में टोटल 13 बॉल्स हैं। एक बैग में टोटल 13 बॉल्स हैं, ठीक। 3 बॉल्स चुननी है एट रैंडम, मतलब अपनी मर्जी से 3 बॉल्स हमें चुननी है, 13 में से 3 चुननी है। तो प्रोबेबिलिटी अगर इस तरीके से निकालने की, हमें 13 में से 3 चुननी पड़ रही हैं तो 13C3 नीचे आएगा। टोटल भाई हमारे पास टोटल 13 बॉल्स हैं, उसमें से हमें 3 बॉल्स चुननी है, तो टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे 13 में से 3 बॉल चुनने के वो ये होंगे, ठीक। ऊपर क्या रखेंगे, ऊपर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी दैट 1 बॉल इज रेड, एक तो होनी चाहिए रेड। जब आप रेड निकालोगे, जब आप बॉल निकालते हो और वो रेड आ जाती है तो 8 में से ही तो रेड चुनी जाएगी, 13 में से नहीं। फिर रेड वाली बॉल्स में से ही आप रेड चुनोगे, तो यहाँ 8C1 आएगा क्योंकि 8 रेड बॉल में से 1 रेड बॉल चुनी गई है। और फिर 5 वाइट बॉल में से हम 2 बॉल्स चुनेंगे वाइट, ठीक है। तो 5 बॉल में से 2 वाइट बॉल चुनेंगे, 1 + 2 3 ही तो चुनी। यहाँ भी ऊपर तो हमने अलग अलग तरीके से बता दिया कि कैसे हम उसको चुन रहे हैं, ठीक है। बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे प्रोबेबिलिटी के, ठीक है। बस मैं बता रही हूँ कि क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं कि 8 रेड बॉल में से 1 रेड बॉल चुन ली, 5 वाइट बॉल्स में से 2 वाइट बॉल्स चुनने के तरीके ये, और 8 रेड बॉल में से 1 रेड बॉल चुनने के ये तरीके ये। अब टोटल तो हमें 13 बॉल में से 3 बॉल चुननी थी, तो टोटल नंबर ऑफ वेज 13 में से 3 बॉल्स चुनने के ये हो गए, तो टोटल तो हमेशा नीचे ही रखते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, ये है डिपेंडेंट। क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि हमें टोटल 3 बॉल्स चुननी है, और टोटल अगर हम यहाँ से 8 में से 2 बॉल चुनते तो फिर यहाँ पर टोटल 3 चुननी थी, तो 1 चुननी पड़ती, तो मतलब टोटल तो हमें 3 चुननी है ना, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन उसने फिक्स क्या रखा है कि 1 रेड बॉल चुनिए, 2 वाइट बॉल चुनिए, तो इस वजह से यहाँ 1 यहाँ 2, लेकिन एक दूसरे पर डिपेंड ही कर रहा है, क्योंकि अगर 1 रेड चुनोगे टोटल 3 ही चुननी है ना, तो 1 + 2 3 आ रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए बीच में मल्टीप्लाई लगा दिया। बस अब ये सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक। फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 1 और 8 - 1 यानी 7 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 - 2 3 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 3 13 - 3 10 फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखो हमें ये चीज़ सॉल्व करनी है, तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कट जाएगा, 8 बचेगा ऊपर, ठीक। ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल तक तो कट जाएगा, 4 × 5 यानी 20 20 अपॉन 2 10, तो इंटू 10 अपॉन में क्या आएगा, फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 तक तो कट जाएगा, 11 12 13 बचेगा अपॉन में 6, तो ये आएगा 11 12 13 अपॉन में आएगा 6 6 से 12 कट जाएगा 2 टाइम्स, बस इसको कर देना है मल्टीप्लाई, 2 से कट जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। तो 4 × 10 40 और 11 × 13 हो जाएगा आपका 143, तो ये हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बैग कंटेन्स 6 रेड एंड 4 ग्रीन बॉल्स, एक बैग है जिसमें 6 रेड हैं 4 ग्रीन बॉल्स हैं, तो टोटल 10 बॉल्स हैं इसमें, ठीक है। बैग के अंदर 10 बॉल्स हैं, अगर इसमें से एक बॉल निकालते हैं तो वो रेड भी हो सकती है ग्रीन भी हो सकती है, ठीक। वो कहता है कि इसमें से हमें एक बॉल निकालनी है, कितनी बॉल निकालनी है, सिर्फ एक बॉल निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ आइदर अ रेड बॉल और अ ग्रीन बॉल। इस बार वो एंड नहीं यूज़ कर रहा है, वो कह रहा है और अगर आप इसमें से एक बॉल निकालते तो रेड भी हो सकती है ग्रीन भी हो सकती है। कितनी बॉल्स निकालनी है, टोटल एक बॉल ही निकालनी है। जब एक ही निकालनी है तो पहले टोटल वाला देख लो, क्योंकि नीचे तो हमें टोटल रखना है, ठीक है। तो 10 बॉल्स में से सिर्फ एक बॉल निकालनी है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज 10C1 यानी 10 ही आएगा ये तो, ठीक है।
उसके बाद अगर रेड बॉल निकलती है, उन 10 बॉल में से अगर रेड बॉल निकलती है तो रेड बॉल कितनों में से निकलेगी, 6 में से ही तो निकलेगी, तो 6C1। और ग्रीन बॉल जब निकाल रहे हो, मतलब अगर आप बॉल निकालते हो वो ग्रीन आ जाती है, तो 4 ग्रीन्स बॉल में से ही तो एक ग्रीन बॉल निकलेगी, तो 4C1। 4 में से एक चुन ली, 6 में से एक चुन लिया, ठीक है। सी इसलिए यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन, मतलब हमें निकालनी है, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है कि इसके बाद ये निकालना है, इसके बाद ये निकालना है, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी मर्जी से बैग में हाथ डाला, कोई सी भी हमारे हाथ में आ सकती है। ऐसा नहीं है कि दूसरे नंबर वाली ही आएगी या तीसरे नंबर वाली ही आएगी, ठीक है। ऑर्डर नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए कॉम्बिनेशन वाला सी यूज़ होता है, ठीक है। अब उसने कहा था कि या और उसने कहा था तो बीच में प्लस आएगा, या तो ये वाला केस बनेगा या ये वाला केस बनेगा, ठीक है। तो या तो रेड बॉल निकालनी है, ग्रीन बॉल, तो बीच में प्लस, अगर एंड लिखा हुआ होता तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर जाते, ठीक। क्योंकि यहाँ पर और लिखा हुआ है, यानी या लिखा हुआ है तो प्लस यूज़ करते हैं, एंड मतलब मल्टीप्लाई, और मतलब प्लस। तो 6C1 का आंसर होगा फैक्टोरियल 6/(1 × 1 फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल 4 × फैक्टोरियल 4/4 - 1 3 फैक्टोरियल और इंटू में 1 फैक्टोरियल। अपॉन में क्या आएगा, 10 फैक्टोरियल आप सॉल्व करोगे तो 10 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 10 - 1 9 फैक्टोरियल, तो ये सॉल्व होकर 10 ही आना है, ठीक है। तो ये 5 से 5 तक कैंसिल हो जाएगा, 6 बचेगा सिर्फ, 3 से 3 तक कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा, और नीचे 10 आ रहा है, 6 + 10, तो इसका आंसर कितना आएगा 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा हमारा 1। इस टाइप के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। उसने कहा है 6 रेड बॉल है, 4 ग्रीन बॉल्स हैं, ठीक है। एक बॉल हमें निकालनी है, इट इज़ आइदर रेड और अ ग्रीन बॉल, ठीक। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको कि अगर हमें एक ही बॉल निकालनी है दोनों में से, या तो रेड निकलेगी तो टोटल पॉसिबिलिटी 6 की 6 ही निकल मतलब एक बॉल निकालनी है, 6 में से निकालनी है, तो 6 की 6 कोई सी भी हो सकती है। इसी तरीके से और लिखा हुआ है ग्रीन बॉल निकालनी है, एक ही बॉल निकालनी है, तो चारों में से कोई भी एक हो सकती है, तो 4 तरीके ही तो होंगे भाई। हमारे पास टोटल ग्रीन बॉल 4 हैं, एक निकालनी है तो फर्स्ट वाली भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, तो 4 में से कोई एक होगी। टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, 4 ही हो जाएंगे, तो 6 और है तो प्लस कर देंगे। अब 10 में से एक बॉल चुननी है, 10 में से एक बॉल चुननी है, तो फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 10 की 10 कोई सी भी हो सकती है, तो 10/10 1 आ जाएगा। ये जो इवेंट हो जाएगा वो श्योर इवेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है कि 7 persons आर टू बी सीटेड इन अ रो। 7 persons हैं, इनको एक रो में बिठाना है, और अगर हमें 7 persons एक रो में बिठाने हैं तो इनको बिठाने के कितने तरीके हो सकते हैं। 7 persons को एक रो में बिठाना है तो उन्हें बिठाने के कितने तरीके हो सकते हैं। इन शॉर्ट कहें तो 7 फैक्टोरियल, और समझ के कहें तो अगर इस पोजीशन पर किसी भी एक इंसान को बिठाना है, टोटल इंसान है हमारे पास 7, तो इस पोजीशन पे 7 में से कोई भी एक आ सकता है, यानी टोटल नंबर ऑफ वेज इस जगह पर बैठने के 7। अब उन 7 में से ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही आदमी दोबारा भी एक जगह बैठ गया फिर दोबारा भी बैठ जाएगा, मतलब रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है ना। तो अगर एक आदमी यहाँ पर बैठ चुका है तो फिर यहाँ पर बिठाने के लिए अब हमारे पास सिर्फ 6 persons बचेंगे, तो 6 तरीके से यहाँ पर 6 persons में से कोई एक यहाँ बैठेगा, तो टोटल नंबर ऑफ वेज 6 हो जाएगा यहाँ पर। अब 2 आदमी बैठ चुके तो अब 5 person रहेंगे हमारे पास, 5 में से कोई एक यहाँ पर बैठेगा, तो फर्स्ट भी बैठ सकता है, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, तो टोटल 5 persons यहाँ पर बैठ सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर 4 बैठ पाएंगे, फिर 3 बैठ पाएंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, सबकी मल्टीप्लाई की जाएगी, क्योंकि सारे एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं कि अगर 7 बैठ गए, 7 में से कोई भी एक बैठता है, तो इस पर बैठने के तरीके 7 हो चुके हैं, तो फिर अब एक तो बैठ चुका है तो यहाँ पर एक कम कर दिया, तो डिपेंड कर गया ना उसके ऊपर, तो सबकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 फैक्टोरियल, ठीक है। चाहे डायरेक्ट लिख लो चाहे ऐसे, ठीक। तो ये तो हो गए इन 7 जगहों पर बैठने के टोटल नंबर ऑफ वेज, जो कि हम हमेशा डिनोमिनेटर या फिर हर में रखते हैं, ठीक है। ऊपर क्या आएगा, उसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट 2 पर्टिकुलर पर्सन सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, कि ये 2 जो बंदे हैं वो एक दूसरे के बराबर में ही बैठेंगे, या फिर ये दोनों बंदे एक दूसरे के बराबर में बैठेंगे, मतलब इन 7 पर्सन्स में से कोई भी 2 बंदे हैं, चाहे मैंने कहा एक बंदा ए है एक पर्सन बी है, तो ये दोनों पर्सन जो है एक दूसरे के बगल में ही बैठेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ केस लेना है। तो जब वो कहते हैं कि 2 पर्सन्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन्स हैं, और 7 पर्सन्स में से किन्हीं भी 2 को साथ में अगर बिठा देते हैं, जब हम साथ में कर देते थे, जैसे बैलून वाला क्वेश्चन था या कुछ और क्वेश्चंस ऐसे थे, जब बहुत सारी चीज़ों को हम साथ में कर देते थे तो फिर उनको एक माना जाता था। अगर ये दोनों साथ में कर दिए जाएंगे तो ये एक माने जाएंगे, तो 1 2 3 4 5, तो इन जगहों पर बैठने के तरीके तो हो जाएंगे फैक्टोरियल,
तो अगर हम इन 5 जगहों पर बैठते हैं और इन दो मतलब 2 सीट जो थी उन 2 सीट को एक मान लिया गया है, क्योंकि 2 जो हैं वो एक साथ ही बैठेंगे, तो एक ही हो जाएगी, 5 ही हैं, टोटल 6। तो अब फैक्टोरियल 6, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर 6 में से कोई एक बैठेगा, यहाँ पर 5 में से कोई एक, यहाँ पर 4 में से कोई एक, यहाँ पर 3 में से कोई एक, यानी 3, 6 × 5 × 3, 4 × 3 × 1 × 2 × 1, क्योंकि इसमें तो एक वो है, ठीक है। अब इसको 1 क्यों लिखा बाद में देखेंगे, 1 माना फिलहाल, ठीक है। अब जब हमारे पास 4, 5, 6, 7 पोजीशन थी, ये दो तो हमने साथ में बिठा दिए, ठीक है। जब भी हम 2 को साथ में बिठाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज, जब 2 को साथ में बिठा देते हैं, 2 चीज़ों को एक कर देते हैं, तो फिर उनको एक माना जाता है। तो 5 ही हो गई जगह एक ही हो गई, तो टोटल 6, तो 6 फैक्टोरियल। अब इसके साथ कुछ और भी आना है, जब ये दोनों साथ में बैठे हुए हैं तो इनको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो ए को पहले बिठा दो बी को बाद में, या फिर बी को पहले बिठा दो ए को बाद में। तो इन ए बी को मतलब फर्स्ट एक पर्सन और 2 पर्सन, जो 2 पर्सन साथ में बैठेंगे उन दोनों को साथ में बिठाने के तरीके क्या हो सकते हैं, सिर्फ 2 हो सकते हैं तरीके, तो 2 आएगा। और क्योंकि ये चीज़ डिपेंडेंट है तो इसलिए 2 आएगी। भाई साथ में बिठाओगे और फिर 5 आगे बैठ सकते हैं, या फिर 2 हमने बीच में बिठा दिए, इधर आ जाएंगे कुछ, इधर आ जाएंगे, तो डिपेंडेंट है ना, तो ये चीज़ हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। टोटल नंबर ऑफ वेज ऊपर जो कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से। तो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल, ऊपर 2 बचेगा, नीचे 7 बचेगा, आंसर हो जाएगा 2/7। पूरा प्रॉपर काम इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ही है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में बहुत कुछ आएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन में कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट इतना है, तो नॉट ई का बताना है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट इतना दिया हुआ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई मतलब ई बार अगर पूछता है तो 1 में से इसे माइनस कर देते हैं। ई दे रखा है, नॉट ई पूछेगा, इसे माइनस कर दो 1 में से। जिसका भी दे रखा होगा और उसका ना होने का पूछेगा तो 1 में से होने वाली प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो, तो ये आ जाएगी, कितना आएगी 1.000, फिर 0.999, तो कितना आएगा 100, तो 0.001 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिमाइंडर व्हेन द सम इज डिवाइडेड बाय 12। सम क्या दे रखा है, 0 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते प्लस 3 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, फिर लास्ट में 100 फैक्टोरियल है, ठीक है। 100 फैक्टोरियल तक ऐड करके 12 से डिवाइड करना है। अगर इसे 12 से भाग करते हैं तो क्या होगा, 0 फैक्टोरियल मतलब 1, 1 फैक्टोरियल मतलब 1, 2 फैक्टोरियल मतलब 1 × 2, 3 फैक्टोरियल मतलब 1 × 2 × 3, 4 फैक्टोरियल होता है 24, 4 × 12 = 24, प्लस एंड सो ऑन, आगे चलते रहो, ठीक है। यहाँ तक क्यों रुक गई मैं, आगे चाहे कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है। 12 से डिवाइड करना है, तो जब 12 से हम 1 को डिवाइड करेंगे, अब क्या करो, जब हम प्लस में ऐसे करते हैं तो 12 से 1 को अलग कर दो, 1 को अलग, 2 को अलग, 6 को अलग, 24 को अलग, ठीक है। तो जैसे ही हम 12 से 1 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, इस 1 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही बचेगा, रिमाइंडर गिनते रहो 1, यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो 2 ही बचेगा, 6 को डिवाइड करते हैं तो 6 ही बचेगा, क्योंकि 12 से अगर छोटा कोई नंबर ऊपर लिखा हुआ है तो वही बचेगा, ठीक है। 12 से छोटा अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो वही बचेगा, प्लस 12 से 24 को डिवाइड करोगे पूरा कट जाएगा, तो 12 से 24 को डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0। 24 के बाद आगे कोई भी नंबर ले लो, फैक्टोरियल 4 के बाद आगे कोई भी नंबर, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 8, कुछ भी लो आगे, फैक्टोरियल 4 के बाद जितने भी नंबर्स आएंगे उन सबको 12 जो होगा कंप्लीट डिवाइड करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, पूरा डिवाइड करेगा, मतलब रिमाइंडर 0 देगा। तो आगे हमें कोई मतलब है ही नहीं, आगे सब 0 ही आना है। तो बस ये चीज़ है, इसे हमें 12 से ही भाग करना है ना। 6 और 2 8, 9 10, 10 को अगर 12 से भाग करोगे, ये मत कर देना, इसे काट देना है। 10 को अगर 12 से भाग करोगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 10 ही बचेगा, इसे काट मत देना आपस में, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। रिमाइंडर कितना रहेगा, 12 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए बस, अगर 12 से बड़ी होगी तो डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेते हैं, शेषफल निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन 12 से 10 को डिवाइड करोगे तो 10 ही रहेगा, तो शेषफल हमारा 10 ही आएगा, तो इसका आंसर हमारा 10 यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ देयर आर 12 पर्सन्स इन अ पार्टी, एक पार्टी चल रही है, 12 पर्सन्स उसमें हैं और सब क्या करते हैं, आपस में हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं एक दूसरे के साथ। जब सबके सब एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं तो जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछे, इसे तो आप याद कर लो, नंबर ऑफ हैंडशेक्स, जब भी आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ हैंडशेक्स, टोटल नंबर ऑफ पीपल या पर्सन्स 12 हैं, तो हैंडशेक्स पूछा जाए तो NC2 करना है हमेशा, जब भी हैंडशेक्स पूछेगा NC2 करना है। n की वैल्यू दे रखी है 12, अगर वो कहता है 24 पर्सन्स को हैंडशेक करना है तो 24C2 कर देते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12C2 नंबर ऑफ हैंडशेक्स। जब हम हैंडशेक करते हैं तो 2 ही तो हाथ यूज़ होंगे, एक इधर होगा
एक इधर होगा बंदा, दोनों हाथ मिलाएंगे, एक हाथ इसका, तो 2 हैंड यूज़ होते हैं तो 2 यहाँ पर, तो NC2 डायरेक्ट कर देना हमेशा। 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 12 - 2 यानी 10 फैक्टोरियल, 10 से 10 तक कैंसिल हो जाएगा, तो 11 इंटू 12 ऊपर बचेगा, नीचे 2, 2 से 6, 11 6 66, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स ऑफ 12 पर्सन्स 66 हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो आप डायरेक्ट याद कर लो NC2 ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा है कि अ 5 डिजिट नंबर इज़ फॉर्म्ड बाय यूजिंग 5 डिजिट का नंबर बनाना है, और किन किन का यूज़ करके 1 2 3 4 5 का, और रिपीटिशन इसमें करना नहीं है। तो जब भी रिपीटिशन ना करना पड़े, ये परमुटेशन हो जाता है जब हमें रिपीटिशन नहीं करना होता है। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ यही नंबर हैं, इन नंबर से ही इन 5 पोजीशंस को फिल करना है। अगर इनमें से कोई एक यहाँ पर फिल करूँ तो 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी 5 चीज़ें मैं यहाँ पर रख सकती हूँ, तो इसको फिल करने के तरीके 5। ठीक है, अब पाँचों में से कोई एक तो यहाँ पर आ चुका है, तो इसको फिल करने के तरीके 4 ही तो बचेंगे। अगर 1 यहाँ पर रख दिया है तो 1 अगर यहाँ पर रख दिया तो 1 को छोड़ के बाकी 4 नंबर हमारे पास बचेंगे, तो इसको फिल करने के तरीके 4। ठीक, अब 2 नंबर रख चुके हैं, तो 5 में से 2 नंबर रख चुके हो, तो इसको फिल करने के तरीके 3, क्योंकि हमें रिपीट नहीं करना है नंबर। अगर ये 2 यहाँ पर रख दिए गए हैं तो अब इन्हीं को ही रख सकते हैं, तो 3 पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि रिपीट नहीं करना है। अगर वो कहता है रिपीट करना है तो फिर हमारे पास पूरी पॉसिबिलिटी रहती 5 की 5 ही। ठीक है, और इसको 2 और इसको 1, तो फैक्टोरियल 5 आएगा। अगर डायरेक्ट करना चाहो कि 5 क्या कहते हैं, 5 पोजीशन को फिल करने, 5 डिजिट का नंबर बनाना है और रिपीटिशन नहीं करना है, और 5 ही हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो वो हो जाता है 5 फैक्टोरियल डायरेक्ट। ठीक है, ये होता है परमुटेशन का है, ये थोड़ा सा आप ऐसे समझ लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, रटना नहीं पड़ता। ठीक है, तो कहता है प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4, तो 5 डिजिट का नंबर बनाना है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज 5 फैक्टोरियल हो जाएंगे, तो डिनोमिनेटर में तो 5 फैक्टोरियल आएगा। मतलब 5 डिजिट का अगर हमें नंबर बनाना है तो ऐसा नंबर बनाने के तरीके हमारे पास 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 यानी 5 फैक्टोरियल आएगा, चाहे मल्टीप्लाई करके लिख लो चाहे ऐसे लिखो। ठीक है, दूसरी बात ऊपर क्या रखना है कि ऐसे नंबर बनाने हैं अब जो 4 से भाग हो जाएं, इन्हीं की हेल्प से। अगर हमारे पास 5 डिजिट का नंबर है और वो 4 से डिवाइड होना है, तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो इससे बनाओ 1 2 12 हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी मिली, 23 हो 12, फिर 13 नहीं होता, 14 नहीं होता, 15 नहीं होता 4 से डिवाइड, फिर 23 नहीं होता, 24 होता है, तो सेकंड पॉसिबिलिटी 24 रख सकते हैं यहाँ पर। 25 नहीं होता 4 से डिवाइड, अब उल्टा भी चलो 21 भी नहीं होगा, 34 नहीं होता, 35 भी नहीं होता, 32 हो जाएगा, 31 भी नहीं होता, तो एक पॉसिबिलिटी है 32 रख सकते हैं लास्ट में। अब 45 नहीं होता, 43 नहीं होता, 42 भी नहीं होता 4 से डिवाइड, 41 भी नहीं होता, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है 4 के हिसाब से। 5 से देखें 54 नहीं होगा, 53 नहीं होता, 52 हो जाता है 4 से डिवाइड, तो एक पॉसिबिलिटी ये। तो अगर हमें 4 से डिवाइड होने वाले 5 डिजिट का नंबर बनाना है तो यहाँ पर सिर्फ हम 4 नंबर रख सकते हैं, ये 4 नंबर यहाँ रख सकते हैं। तो इन 2 पोजीशन को फिल करने के तरीके 4 हो गए। ठीक, अब तो इनको जब हमने यहाँ पर 2 डिजिट रख चुके हैं, 5 डिजिट हमारे पास थे, रिपीट करना नहीं है, तो 2 डिजिट तो यहाँ पर आ चुके हैं, तो कितने बचेंगे, सिर्फ 3 डिजिट हमारे पास बचेंगे। तो इसको फिल करने के तरीके 3, अब 5 में से 3 डिजिट यहाँ पर भर चुके हैं, तो अब 2 ही तो बचेंगे, तो इसको फिल करने के 2 तरीके और फिर इसको फिल करने का 1 तरीका। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, इसका काम तो अलग हो गया। इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हो तो 6 आता है, इंटू करेंगे 6। ठीक, और एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे तो इसलिए मल्टीप्लाई, क्योंकि एक दूसरे पर तो डिपेंड कर ही रहे थे, तो 4 × 6। अब इसे सॉल्व कर लो, 4 × 6 अपॉन फैक्टोरियल 5 मतलब 1 × 2 × 3 × 4 × 5, तो 4 × 3 × 6 ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है हमारे पास 1/5, तो 1/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1/5 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक कॉइन है, अगर उसे एक बार उछालते हो तो हेड या टेल ही आ सकता है। भाई एक कॉइन को उछालो, 1 रुपये के सिक्के को, या तो एक फेस आएगा या दूसरा फेस, एक हेड होता है एक टेल होता है। अगर 2 बार उछालते हो तो हेड आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है, एक बार हेड आया दूसरी बार भी हेड आ गया, फिर एक बार हेड आया दूसरी बार टेल, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहली बारी हेड आ जाए, दूसरी बार उछालने पर पहली बारी टेल आ जाए, दूसरी बारी हेड आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बारी ही टेल आ जाए। तो अगर 2 बार उछाला जाता है तो ये केस बनता है, एक सिक्के को 1 बार उछालते हैं तो ये केस बनता है, और अगर एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं, अगर 3 बार उछालते हैं तो ऐसा हो सकता है कि तीनों बारी उछालने पर हेड आ जाए,
ऐसा भी हो सकता है कि पहली बारी हेड आए, दूसरी बारी हेड आए, तीसरी बारी टेल हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहली बारी हेड, दूसरी बारी टेल, तीसरी बारी हेड आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहली बारी हेड, दूसरी बार टेल, तीसरी बार भी टेल आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों बारी टेल आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि टेल टेल फिर हेड आ जाए। ऐसा भी हो सकता है टेल हेड टेल, और ऐसा भी हो सकता है टेल हेड हेड। तो टोटल जब किसी भी सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो टोटल 8 आउटकम्स हमारे पास बनते हैं। कितने आउटकम्स? टोटल 8 आउटकम्स। अब इसे बनाने का तरीका क्या होता है, देखो, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, ये तो पता ही है। अब आगे के ये बनाने हैं, तो एक बार टेल यहाँ रख दो, एक बार टेल यहाँ रख दो, एक बार टेल यहाँ, एक बार टेल यहाँ रखोगे ये बन जाएगा, एक बार टेल यहाँ रखोगे ये बन जाएगा, एक बार टेल यहाँ पर रख दो तो ये वाला बन जाएगा। ये दोनों तो बन ही जाएंगे, 1 2 3, ठीक। अब टेल 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 बना रखा है, अब एक बार हेड यहाँ रखो ये बनेगा, दूसरी बारी बीच में रख दो हेड को, तीसरी बार यहाँ पर रख दो हेड को, तो सारे पॉसिबिलिटी केस बन जाते हैं। अब वो कहता क्या है, किसकी, तो टोटल आउटकम्स तो हमारे पास 8 हुए, अपॉन में 8 आएगा। वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल ऑल्टरनेटिवली। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या है, पहली बारी हेड, दूसरी बारी टेल, फिर तीसरी बारी हेड, फिर चौथी बारी टेल। ऑल्टरनेटिव का मतलब ये होता है। तो ऐसे केस देखो, जब हेड टेल हेड टेल हेड टेल ऐसे करके बन रखा हो, इसमें तो 3 बारी हेड है, ये नहीं होगा। इसमें हेड के बाद हेड ही आ गया, ये भी गलत है, मतलब ये वाला भी नहीं ले सकते। हेड के बाद टेल आया, फिर टेल के बाद हेड, तो ये है ऑल्टरनेटिव वाला केस, एक बन गया। फिर ये भी नहीं हो क्योंकि हेड के बाद टेल है, टेल के बाद फिर से टेल है, टेल के बाद फिर से हेड होना चाहिए था, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। टेल के बाद हेड और फिर हेड के बाद टेल, तो एक केस ये है, तो 2 ही केस बनते हैं। मतलब ऐसे होना चाहिए, एच टी एच टी एच टी एच टी एच टी ऐसे करके होने चाहिए थे। ऑल्टरनेटिव का मतलब ये होता है, तो 2 ही केस बनते हैं, अपॉन में 8, आंसर कितना हो जाएगा 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स, टोटल टीचर्स 20, ठीक है, हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। टोटल भी नहीं कह सकते। इसने कहा है कि मैथमेटिक्स, और का मतलब होता है या तो प्लस या फिर यूनियन, तो मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स, ये पढ़ाने वाले जितने भी नंबर ऑफ टीचर्स हैं वो 20 हैं, ठीक। और लिखा है तो M यूनियन P, नंबर ऑफ टीचर्स 20। ऑफ दीज मतलब इनमें से, ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से, ठीक है। 12 टीच मैथमेटिक्स, तो सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले 12। 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स अगर बोथ कहता है, बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मतलब इंटरसेक्शन हो गए 4। तो ओनली फिजिक्स बताना है, ओनली फिजिक्स मतलब NP। तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, NM यूनियन P इज इक्वल्स टू NM प्लस NP माइनस NP इंटरसेक्शन M, ये होता है। इन दोनों को इंटरचेंज भी कर दो, यूनियन यहाँ कर दो, इंटरसेक्शन यहाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। NM 12 है, NP हमें x मान लिया क्योंकि हमें निकालना है। NP इंटरसेक्शन M दे रखा है 4, और इधर दे रखा है 20। 20 में से 12 में से 4 जाएंगे 8, और फिर 8 इधर से कट जाएगा तो कितना बचेगा, 20 में से 12 गए 8, 8 इक्वल टू x माइनस 4, तो 12 आएगा आंसर, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 12, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 12।